everyone, my name is Deepa Ghosh. Welcome to M3 Academy. How are we doing today? Hopefully everything is going good. आज के सेशन में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल जीके के ऊपर. शुरू करते हैं आज का सेशन. देखते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल में कौन कौन सी टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है. तो जीके की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे और इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो HPPSC मेडिकल ऑफिसर की एग्जाम है एंड प्लस हरियाणा की जो एग्जाम है, इन दोनों ही एग्जाम को टारगेट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट इट. लेट्स गेट बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. दैट इज व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द एयर बैग that is used for the safety of the car driver. Now you have to tell among these all options which one is used for safety purpose for a car which is used in airbag. Airbag में कौन सा यहाँ पर यूज होता है, इनमें से कौन सा जो केमिकल है वो यूज किया जाता है. सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एजाइड, सोडियम नाइट्रेट या फिर सोडियम पेरोक्साइड. What is going to be the right answer? The right answer will be what? The right answer will be sodium azide here. ठीक है, right answer will be what? Sodium azide, B. अच्छा, एयर बैग में सेफ्टी पर्पस के लिए ना मॉडर्न जो टेक्निक है या फिर टेक्नोलॉजी है उससे यूज करते हुए ऑटोमोटिव सेफ्टी सिस्टम को बरकरार रखने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है इन एयर बैग, दैट इज सोडियम अजाइड. इट्स अ वेरी स्पेसिफिकली इसे डिजाइन ही किया जाता है इस प्रकार कि इस केमिकल को यूज करके सेफ्टी पर्पस को ध्यान रखा जाए. हाउ इट वर्क्स व्हेन ए कार अंडरगोज अ सिग्निफिकेंट कलिजन. कभी भी कोई अगर कलिजन होती है कार में या फिर कोई भी एक्सीडेंट होती है तो फिर स्पेसिफिकली सेंसर्स उसे क्या कर लेती है, ट्रैक कर लेती है एंड ट्रिगर करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्रिएट करते हुए एंड इग्नाइट दी सोडियम अजाइड. तो वो क्या करती है, फिर इस केमिकल को स्पेसिफिकली वो प्रज्वलित करती है एंड दीज कॉजेज द रैपिड केमिकल डिकम्पोजिशन. एक केमिकल डिकम्पोजिशन होता है एंड जो कि एयर बैग में स्पेसिफिकली मिली सेकेंड्स के अंदर आपको क्या करती है, उसे सेंस कर लेती है. दिस इज अ हार्मलेस गैस. सबसे पहले तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है दैट इट्स अ हार्मलेस गैस एंड क्विकली फिल्स द बैग. तो वो बैग को ना फिल कर देती है क्विकली, तुरंत, बिल्कुल मिली सेकेंड्स में, मतलब तुरंत एक्सीडेंट होने के साथ साथ ही. एंड प्रोवाइडिंग दी कुशन, जो कुशन होता है आपने देखा होगा, प्रोटेक्ट्स द ड्राइवर. वो ड्राइवर को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. नाउ सोडियम क्या होता है स्पेसिफिकली, प्योर सोडियम रिएक्टिव होता है इन नेचर. ठीक है, इट इज यूजुअली न्यूट्रलाइज्ड बाय अदर केमिकल्स. ये न्यूट्रलाइज्ड होता है और जो केमिकल्स हैं उनके द्वारा, लाइक पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा विद इन दी एयरबैग सिस्टम to turn it into harmless glass-like silicates. और जो ऑप्शंस है वो क्यों नहीं होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ था. इट्स अ बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा एयर बैग में यूज होने का पॉसिबिलिटी नहीं है. जिनको पता है वो इसका राइट आंसर करेंगे. देन व्हेन इट इज हीटेड डज नॉट रिएक्ट रियली फास्ट इनफ टू इन्फ्लेट एन एयरबैग ड्यूरिंग द क्रैश. सोडियम नाइट्रेट क्यों नहीं होगा, प्राइमरीली फर्टिलाइजर. इट इज ए सोडियम नाइट्रेट इज ए फर्टिलाइजर, तो ये भी नहीं होगा. यह यहाँ पे पायरोटेक्निक्स एंड फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर ये यूज किया जाता है. सोडियम पायरोक्साइड क्यों नहीं होगा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर यूज्ड इन लॉन्ड्री, ब्लीचेस, स्क्रब में यूज किया जाता है. CO2 इन सबमरीन बट नॉट सुइटेबल फॉर एक्सप्लोजिव इन्फ्लेशन. यहाँ पे इन्फ्लेशन वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है और ये एयर बैग में बिकॉज क्योंकि यूज होता है इसी वजह से यहाँ पे सोडियम अजाइड विल बी योर राइट ऑप्शन और राइट आंसर. ठीक है,
these were all the PYQs that I'm sharing. यहाँ पर लिखा हुआ है, that means आप इसे consider करना as a PYQ, और ये बिल्कुल exactly वही questions हैं जो कि पूछे गए थे एग्जाम में. तो इन्हें फॉलो करते हुए आप परीक्षा में जो भी आएगा, एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा, उन्हें फॉलो कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली ये इम्पॉर्टेंट है. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट. सोडियम अजाइड का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज NaNH3. ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है. NaNH3, NaN3, NaN3, ठीक है. इट्स अ कलरलेस सॉल्ट. ये कलरलेस सॉल्ट की तरह होता है. गैस फॉर्मिंग कंपोनेंट है. कार में, एयरबैग में, सिस्टम में यूज किया जाता है. प्रिपरेशन किया जाता है अजाइड कंपाउंड्स का. इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. पूछ सकते हैं क्वेश्चन. एक गैस है जो कि हाईली सोल्यूबल है वाटर के साथ, वो क्या है? ऑप्शन में ABCD पूछ लिया. सो इम्पोर्टेंटली याद रख सकते हैं, बिकॉज PYQ है, दैट इज वाई आई एम एम्फसाइजिंग इट मोस्टली. इज एक्यूटली पॉइजनस. पॉइजनस है. तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं. एक तो ये हाईली सॉल्युबल है वाटर के साथ, घुल जाता है पानी के साथ, एंड एक्यूटली पॉइजनस है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा गैस है, यानी कि सोडियम अजाइड, ये पॉइजनस है. केमिकल फॉर्मूला भी देख लेना. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विद द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेशन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग scientists had a major contribution in the field of science and who also developed a primitive microscope and coined the term cell. किसने सेल वर्ड का आविष्कार किया था? ऑप्शंस आर रॉबर्ट कोच, एंटनी वैन लीवेनहॉक, रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट हुक. Following scientists has major contribution in the field of science and primitive microscope का इन्होंने डेवलपमेंट किया था, एंड इन्होंने सेल टर्म को भी डिस्कवर किया था. कौन थे वो साइंटिस्ट? द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट हुक. डी इज द करेक्ट आंसर. तो 1635 से 1703. He was a brilliant English scientist who made monumental contribution to several fields like science, including physics and biology. तो नाम काफ़ी याद रखना इम्पोर्टेंट है. कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है यहाँ पे हम देख सकते हैं. उन्होंने डिस्कवर किया था सेल को इन 1665 में, ठीक है. एग्जामिन किया था उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ द बॉटल कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने एक बॉटल कॉर्क को रख के एग्जामिन किया था, नोटिस किया था. मेड मेनी टाइनी हनीकॉम लाइक कंपार्टमेंट्स. तो इसी के साथ उन्होंने अपना रिसर्च को जो है आगे बढ़ाया था. कॉइन द टर्म सेल. ही कॉल्ड दीज टाइनी कंपार्टमेंट. उन्होंने उस टाइनी जो सेल की तरह देखने में जो स्पेसिफिकली एलिमेंट्स थे, उनको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल बताया. फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला. हमने पढ़ा था हमने बायोलॉजी में इन द वेरी बिगिनिंग. प्रिमिटिव बिल्कुल चीज़ें हैं. तो स्मॉल, जिसका मीनिंग था स्मॉल रूम. छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, छोटे छोटे रूम, पिक्सल्स के जैसे से छोटे छोटे दिखते हैं. तो एक के साथ एक, क्योंकि ये एक के साथ एक अटैच्ड होते हैं, तो इसी प्रकार से इसे उन्होंने सेल नाम दिया. एंड बिकॉज रिमाइंडेड हिम दी सिंपल रूम जहाँ पर मॉन्क मॉन्स्ट्री में रहते हैं. तो ये एक इंटर रिलेट करने की उन्होंने कोशिश की थी. प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप ही डिजाइंड एंड यूज्ड अर्ली वर्जन ऑफ इट. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो अर्ली वर्जन है उसको उन्होंने क्या किया? डिजाइन किया था. मल्टीपल लेंसेज एंड कस्टम इल्यूमिनेशन सिस्टम, वाटर फिल्ड ग्लास फ्लास्क टू फोकस लाइट फ्रॉम एन ऑयल लैम्प. ये सारी उनकी क्या थी? कॉन्ट्रीब्यूशंस थी. सारी उनकी क्या थी? डिस्कवरीज थी. Micrographia, he published his detailed observation and beautiful hand-drawn illustration of the microscopic world in his famous book Micrographia. इनका जो एक बुक था काफ़ी इम्पोर्टेंट
बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया, जहां पर इन्होंने माइक्रोग्राफिया के ऊपर डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन किया था, ब्यूटीफुली इन्होंने इलस्ट्रेट करके माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इन माइक्रोस्कोप के बारे में इन्होंने बताया था, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गई, ये कुछ बातें हो गई रिलेटेड टू योर साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट था उसके हिसाब से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन 1831, in the year of 1831, which scientist observed a dark circular spot inside orchid cell and coined the term nucleus? कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था एक डार्क सर्कुलर स्पॉट इनसाइड ऑर्किड सेल्स एंड कॉइंड द टर्म न्यूक्लियस? उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में फिर बताया। तो रॉबर्ट ब्राउन थे क्या, वो मैथस स्केल्टन थे क्या, वो रुडलॉफ विर्चो थे, या फिर रॉबर्ट हुके थे? हुक, हम प्रोनाउंस हुक, रॉबर्ट हुक ही करेंगे यहाँ पे। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। So here the right answer will be what? The right answer will be Robert Brown. A. ठीक है, the right answer will be Robert Brown here. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस टर्म दिया था। ये जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस, इसे कौन किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट ब्राउन वॉज ए स्कॉटिश बोटेनिस्ट, ये एक बोटेनिस्ट थे, स्कॉटिश थे। नेशनलिटी पूछ लिया जाएगा अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि जो व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो पूछ सकते हैं। ही नोटिस दैट एवरी प्लांट सेल ही एग्जामिन कंटेंड ए सेंट्रल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होता है, करेक्टली आइडेंटिफाई किया था फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सेल नेम्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था? ब्राउन, साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। सेल पूछा है, अब न्यूक्लियस के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंटली एंड probable questions are there only. Scientists and their contribution and the years, importantly यहाँ पर आप एक बार इट्स चार्ट के थ्रू पढ़ सकते हैं। अच्छा, रॉबर्ट हुक जो पूछा है, उन्होंने कॉइन किया था, मतलब कॉइन द टर्म, एक्चुअली डिस्कवर्ड द टर्म सेल ऑब्जर्व, क्या किया था? बॉटल कॉक इन द ईयर 1665। एंटनी वैन लीवर, जो कि आपको ऑप्शन में दिया है स्पेसिफिकली, फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल्स, बैक्टीरिया को उसने ऑब्जर्व किया था, इस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था 1600 के टाइम पे, स्पेसिफिकली 1674 में। रॉबर्ट ब्राउन का क्या कंट्रीब्यूशन था जो हमने अभी देखा? उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस सेल को। कब किया था? 1831 में, फार राइट मैनी इयर्स आफ्टर, है ना, बहुत साल के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। स्क्लेडन एंड स्केवान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? इन दोनों साइंटिस्ट का यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है 1838 एंड 39 में। रुडलॉफ वर्चो के द्वारा क्या किया गया है? स्टेटेड दैट ऑल द सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इन्होंने ये बताया था, 1855 में बताया था। ठीक है, यहाँ पे ईयर जो गैप है इसको भी ध्यान रखना, और
एक टाइमलाइन को ध्यान रखते हुए हमें देखना है। तो सारे ही साइंटिस्ट आप यहाँ से कवर कर सकते हैं ऑन योर ओन। ठीक है, मैंने इंक्लूड कर दिया है, बाद में जब नोट्स मेकिंग में आप जाओगे तो इस पार्ट को आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जा रही हूँ, ब्लू बेबी सिंड्रोम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इवन आई हैव फेस्ड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन माय कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी आप जाओगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम, आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, इन सारे ऑप्शंस को यहाँ पे आपको पूछेंगे। सो दीज ऑप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आर्सेनिक, फ्लोराइड तो अभी बहुत करंट अफेयर में भी चल रहा है इंडिया में। अभी कंटेमिनेशन हमें जो दिल्ली है उस दिल्ली एनसीआर रीजन में भी आर्सेनिक कंटेमिनेशन देखने को मिला है, फ्लोराइड कंटेमिनेशन देखने को मिला है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड करंट अफेयर्स में भी ये आता है आपका, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द ब्लू बेबी पोल्यूशन, और हम इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। सो डिजीज इज ड्यू टू द एक्सटेंसिव प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में जो हम देखते हैं ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो पोल्यूशन है वो हमें देखने को मिलता है जो ड्रिंकिंग वाटर पीने की वजह से, जहाँ पर बेबी जो होता है वो ब्लू पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है ना। छोटा बच्चा क्या हो जाता है, उसका स्किन का कलर चेंज होकर ब्लू कलर का हो जाता है। दैट इज वाई इट्स अ पोल्यूशन। पोल्यूशन के वजह से ये होता है, देखने को मिलता है। इट्स अ डिजीज स्पेसिफिकली, ठीक है, इट्स अ डिजीज। सो ब्लू बेबी पोल्यूशन डिजीज और ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये किस केमिकल की वजह से होता है? ये नाइट्रेट की वजह से हमें देखने को मिलता है। जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता होगा, नाइट्रेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम, medically known as what? Methemoglobinemia. Very easy questions. These questions are, जो भी आपको एग्जाम में पूछा है, these are not very rocket science. These are very very easy questions. ये सारे questions तो बिल्कुल जनरल टाइप का आपका क्वेश्चन हो गया। तो बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ओवरऑल आप पढ़ोगे ना, जनरल पढ़ के जाओगे तो भी आपका निकल जाएगा एग्जाम। So possibilities are really very high. You just have to make sure that you do well all the PYQs, you do well with all the all the topics. Make sure you cover all the topics well. ताकि आपका कोई भी अगर टॉपिक छूटे तो फिर आप मतलब कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। मतलब आप यहाँ से भी टॉपिक कवर कर लोगे पीवाईक्यू से भी, तो भी आपका एग्जाम निकल जाएगा इजीली। बहुत ही इजी है ये। कौन सा रॉकेट साइंस है, मतलब बताओ मुझे। नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम में पूछा जाता है, ये रिस्पॉन्सिबल जो एलिमेंट है ये किसको नहीं पता है? एवरीबडी नोज। और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो और इजीली पता होगा। ये कुछ डिफिकल्ट जो टर्म्स है, तो कुछ डिफिकल्ट पूछा भी नहीं है, ये पूछ सकते थे बट पूछा भी नहीं है। बिल्कुल आपसे केमिकल का नाम पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे एलिमेंट पूछा है। वेरी वेरी एज सिंपल एज दैट। आई एम जस्ट एम्फसाइजिंग ऑन दीज थिंग्स, ताकि आपको समझ में आए कि कितना इजी था लेवल। इन्फेंट्स ingest water and formula contaminated with a high level of nitrate NO3. how it works कि ड्रिंकिंग वाटर में प्राइमरीली जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाटर होते हैं फर्टिलाइजर्स के द्वारा जो पॉन्ड में जाके गिरते हैं, पॉन्ड का पानी फिर क्या होता है, पल्यूट हो जाता है। वहाँ से जब पीते हैं पानी, कंज्यूम करते हैं, तो उसमें उससे स्पेसिफिकली ये सिंड्रोम आपके शरीर में आ जाती है। बच्चों का स्पेसिफिकली होता है ये। एनिमल वेस्ट, लीकी सेप्टिक टैंक्स। अब इनसाइड इन्फेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम को ये वीक कर देता है। बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है नाइट्रेट को, नाइट्रेट रिएक्शन होता है। दीज नाइट्रेट एंटर इनटू, मतलब फ्लो चार्ट बता रहे हैं आपको, ब्लड स्ट्रीम एंड रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन के साथ ये रिएक्ट करता है। प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन टू फॉर्म दी मीथेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन स्टारवेशन अनलाइक द रेगुलर हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है, कैनॉट इफेक्टिवली कैरी द ऑक्सीजन टू द ब्लड टिश्यू, लीड्स टू ऑक्सीजन स्टारवेशन, गिविंग द बॉडीज कलर, स्किन कलर कैरेक्टराइज बाय ब्लूइश पर्पली टिंट देखने को मिलेगा, पर्पलिश। एंड स्पेशली
अराउंड द माउथ, माउथ में एंड फिंगर नेल्स में कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम एक बेबी को यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये माउथ के आसपास, फिंगर के आसपास यहाँ पे स्पेसिफिकली हम देख सकते हैं कि कंडीशन चेंज हो जाती है। क्लाइनोसिस एंड ब्लूनेस ऑफ द स्किन, द बेबी इज रिजल्ट लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल हो जाता है इसका बेबी का। एंड यहाँ पे दो यहाँ स्पेसिफिकली केसेस है। क्या है? एक तो कैटेगरी heart defect that lowers the blood oxygen level. It can be caused by the reduced blood flow lungs में mixed oxygenated and deoxygenated blood. and ये जो है globinemia which is disease defined by high levels of this in the blood and present oxygen being released into tissues and resultant hypoxemia. क्योटो प्रोटोकॉल से एक क्वेश्चन है। Kyoto Protocol is the international treaty that commits the state parties to reduction in what? Poverty के लिए, greenhouse gases के लिए, nuclear armaments के लिए या फिर agricultural subsidy के लिए। क्योटो किसे नहीं पता है, मुझे ये बताओ तुम। Montreal Protocol, Kyoto Protocol, who does not knows this? SDG, MDG किसे नहीं पता है? SDG, MDG तो बिल्कुल होना ही चाहिए पता। एमडीजी में 15 गोल्स थे, एसडीजी में 17 गोल्स थे। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सारे टॉपिक्स मैं बता रही हूँ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड योर दैट 1992 अर्थ समिट, 1992 अर्थ समिट, these all are the important topics that you have to cover in terms of environment. ठीक है, बताओ ये क्या होगा? Of course B, greenhouse gases emissions. B is the right answer. Kyoto Protocol is a historic international agreement that was adopted in Kyoto, Japan in 1997. Its primarily goal is to fight the global warming by reducing the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Two basic facts about Kyoto is goal. It commits industrialized nations, Annex 1 countries, Annex 2 countries. Legally binding targets थे इनके for reducing their emissions. 6 main greenhouse gases को include किया गया था. How many gases? How many gases? Question direct आएगा, पूछा जाएगा. 6 main gases. Question आया है rather. ठीक है, 6 main greenhouse gases. टोटल 6 गैसेस को इंक्लूड किया गया है. एक्सक्लूड कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है. नॉट ए ग्रीन हाउस गैस दैट इज मेंशन इन क्योटो प्रोटोकॉल. तो आपको वहां से क्या करना है, उसे एक्सक्लूड करना है. तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से 6 गैसेस थे, तभी तो आप एक्सक्लूड कर पाओगे. नाउ 6 कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये लाइन से क्वेश्चन पूछते हैं कंपिटिटिव एग्जाम में, बहुत पूछते हैं. कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन से एक्शन में हिस्ट्री में एनवायरमेंटल ट्रीटी में हुआ था? इट वॉज रिलेटेड टू क्योटो प्रोटोकॉल. ट्रीटी एक्नॉलेजेस दैट डेवलप्ड नेशंस आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई लेवल्स. डेवलप्ड कंट्री को क्या किया गया था? हाईली रिस्पॉन्सिबल किया गया था. बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया था जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जस्ट लाइक यूएसए, चाइना,
यूके, रशिया, यूएसएसआर, दैट मीन्स, है ना, ये जो सारी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, दीज ऑल आर दी कंट्रीज जिसके ऊपर दायभार दिया गया था, जिनके ऊपर क्या किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ये देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज इन द सेंस इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, ये जो सारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, थाईलैंड, उसके बाद आपका जितने भी एशियन कंट्रीज हो गई, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, यू नो दीज कंट्रीज। सो यहाँ पर जितने भी, एंड सम साउथ अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज तो मोस्टली दे आर अंडर डेवलप्ड, बट जो भी जितने भी यू नो एशियन कंट्रीज हैं, तो इन सारी ही कंट्रीज को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दिया गया था, यूएस, यूके, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, डेवलप्ड कंट्री, इन सारी डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर क्या दिया गया था, एक दायित्व दिया गया था कि ये प्रोटेक्ट करेंगे, ये देखेंगे, ये इनका काम होगा कि जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एमिशंस हैं उनको पहले तो कंट्रोल करना है। सबसे ज़्यादा एमिशंस क्योंकि डेवलप्ड कंट्री के द्वारा ही कार्बन एमिशन देखा जाता है, तो कार्बन एमिशन को क्या किया गया था, ट्रेडिंग कर दिया गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे, कुछ कुछ अपना वो बांट लेंगे, मिल बांट के, कि अगर तुम्हारा एमिशन ज़्यादा हो रहा है, अगर मान लो एक साल में, एनुअल ईयर में इंडिया का जितना एमिशन है यूएसए का उसका डबल है, तो यूएसए का क्या करेगा, उसका एमिशन वो ट्रेड करेगा किसके साथ, डेवलपिंग कंट्री के साथ, ताकि जो बैलेंस है वो बरकरार रहे, है ना। ये दिस व्हाट दी कॉन्सेप्ट बेसिकली। सो ये जो एक बैलेंस बना के चलने का बात किया गया था, ये कहाँ किया गया था, क्योटो में किया गया था, एंड इट्स कॉल्ड द कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। So this is all about it. Greenhouse gases currently in the atmosphere due to 150 years industrial activities की वजह से बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है अभी रिसेंट फ्यू डिकेड्स में। इसके लिए हेवियर बर्डन को कम करने के लिए डेवलपिंग नेशन के ऊपर फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म को इम्पार्ट किया गया है एंड हेल्प किया जा रहा है कंट्रीज को टू मीट देयर टारगेट्स टू अचीव द प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस्ड 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म्स। यहाँ पे और भी कुछ इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू योर टॉपिक। दिस इज क्योटो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, एज यू कैन सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 11 दिसंबर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था इन क्योटो जापान में। एंटर्ड इनटू फोर्स कब, 16 फरवरी 2005। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, यहाँ से पूछा जाएगा कब एनफोर्स किया गया था और कब क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था। दो डिफरेंट बातें हैं, इन्हें याद रखना, ध्यान में रखना। और क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको 1992 यूएनएफ ट्रिपल सी के द्वारा क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। यूएनएफ ट्रिपल सी, यूएनएफ ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफ ट्रिपल सी was the body which was specifically associated with Kyoto Protocol. Kyoto Protocol implemented the objective क्या था, यही था कि reduce the global warming by reducing greenhouse gases, and global carbon trading is also very important part here. Annex A and Annex 2, these all are the gases जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है, these all are the gases मैंने mention कर दिया है, इन नेम्स को याद रखना, ठीक है। दीज ऑल आर दी गैसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर क्योटो, ठीक है, क्योटो में इंक्लूड किया गया था। फाइन, पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंक्ड, क्योटो से ही एक और रिलेटेड क्वेश्चन है। It is linked to which of the following United Nation framework? UNESCO, UNFCCC, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ। अभी हमने देखा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स दिस UNFCCC. B will be the right answer here. UNFCCC will be the right answer here, B.
1997 में अडॉप्ट किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल को UNFCCC के द्वारा टू हेल्प टू स्टेबलाइज द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन. Next, which of the following gases is not one of the 6 primary greenhouse gases targeted in Kyoto? Carbon dioxide, methane, CFC, nitrous oxide. अभी हमने देखा है, बिना देख के मुझे बताइए इनमें से कौन सा नहीं है प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस का पार्ट या ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आता है क्योटो प्रोटोकॉल में जो बताया गया है. I'm going fast, I'm going rapidly today because time is very less. You have your exam very soon. That is why you have to, cover all these topics. Rapidly. बहुत ही जल्दी जल्दी में हमें ये सब खत्म करना पड़ेगा. Otherwise, we'll get delayed. तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? The right answer will be chlorofluorocarbon. ये यहाँ पे added नहीं था. CFC the greenhouse gas that is Montreal protocol में जो कि added था, primarily damage करता है ये ओजोन लेयर को. ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं है. फोकसेस ऑन CO2, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, hydrofluorocarbons HFCs and perfluorocarbons PFCs and sulfur hexafluoride SF6. These all are the toxic gases, or we can say toxic elements, toxic greenhouse gases that are there. But यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेंशन क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं था. Next. In which year did the Kyoto Protocol officially came into force? 1992, 1997, 2005, 2015. 2015 तो भाई MDG का ईयर है. MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का ये ईयर है 2015. The right answer will be 2005 only. C. Kyoto Protocol officially came into force in 2005. ठीक है. Although the treaty was adopted in 1997. जबकि इस ट्रीटी को अडॉप्ट कब किया गया था 1997 में, लेकिन ये जो रेटिफिकेशन प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स हो गया था काफ़ी, और बहुत सारे देशों के साथ मिलके बहुत सारी कंट्रीज इनमें इन्वॉल्व थे. इसलिए जो प्रोसेस था, जो एक दूसरे के साथ जो शेयर किया गया, बार बार मीटिंग बुलाया गया, एक साथ बैठा गया, जो कॉन्फ्रेंस है उन्हें लीड किया गया, बहुत सारी चीज़ों के चलते ये क्या हो गया, डिले हो गया. फाइनली वेंट इनटू इफेक्ट इन फरवरी 2005 में इसे इफेक्ट किया गया, इफेक्ट में लाया गया आफ्टर रशिया रेटिफाइड इट. रशिया ने जब इसे रेटिफाई किया, मीटिंग रिक्वायरमेंट एनफ इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन वर ऑन बोर्ड. तो उसके बाद फिर क्या हुआ, इसे एक्शन में लाया गया, इसे एनफोर्स कर दिया गया. And this is a legally binding protocol, environmental action plan. ठीक है. Which of the following is not a discipline that under the domain of Ministry of Ayush? आयुर्वेदा, एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा. कौन सा इनमें से डिसिप्लिन नहीं है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आता है? नहीं है. अच्छा, आयुष का जो फुल फॉर्म है इसमें ही तुम्हें देखने को मिलेगा इसका फुल फॉर्म, मतलब फुल फॉर्म में ही ऑप्शन छुपे हुए हैं. जो ऑप्शन दिया गया है 4, इनमें से अगर मिला के देखो तो स्पेसिफिकली आयुष बना हुआ है इन सारी ही चीजों से. ठीक है. आयुष का फुल फॉर्म जो याद रख सकता है वो इस आंसर को इजीली कर लेगा, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेगा. आयुर्वेदा, एलोपैथी,
यूनानी सिद्धा। अब ए से क्या होता है, एलोपैथी या आयुर्वेदा? ठीक है, ए यहाँ पे 2 बार बताया गया है, सो द राइट आंसर विल बी एलोपैथी। ठीक है, एलोपैथी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आयुष के नाम पे ये एक डिसिप्लिन है स्पेसिफिकली, नॉट अंडर द डोमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज एलोपैथी। एलोपैथी यहाँ पे नहीं आएगा, इसके जगह क्या आएगा, आयुर्वेदा आएगा। अंडरस्टैंडिंग आयुष, the Ministry of Ayush was formed to develop, promote traditional alternative system medicine in India itself. Its acronym representing the specific discipline as governs. Letter discipline क्या है, आयुर्वेदा से A, योगा एंड न्यूरोपैथी से क्या आ जाएगा Y, U से यूनानी, S से सिद्धा, also includes सोवा रिक्पा, homeopathy से H. So these all are the disciplines that are there which are associated with Ayush. ठीक है, next, which system of medicine was added to the Ministry of Ayush's mandate in 2010, specifically representing the traditional medicine of Himalayan region? ये बताओ मुझे क्या होगा यहाँ पे। एक्यूपंक्चर, सोवा रिक्पा, रेकी या फिर न्यूरोपैथी? न्यूरोपैथी नहीं, नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी है ना। कभी कभी हम प्रोनाउंस उल्टा कर देते हैं, लेकिन देखते ठीक है, लेकिन प्रोनाउंस उल्टा कर देते हैं। इट हैपेंस समटाइम्स ना, आंखों का धोखा हो जाता है कभी कभी। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, बी। क्या है ये, व्हाट इज दिस? हिमालयन रीजन में ट्रेडिशनल मेडिसिन को जो फॉलो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है आयुष के जो थीम है उसके ऊपर बेस करके, मेडिसिन में स्पेसिफिकली 2010 में इसे लाया गया था। These all are the information that you are specifically going to remember, all of this and this name also, सोआ रिक्पा। ठीक है, इसे आमची भी बुलाया जाता है। ये आमची मुंबई वाला आमची नहीं है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल ट्रेडिशन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बताया गया है। दैट मीन्स कि एक सिग्निफिकेंस है यहाँ पे रिक्पा, सोवा रिक्पा का, क्योंकि ये ओल्डेस्ट है एंड ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट 2010, पॉपुलर लद्दाख सिक्किम में, या क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो एग्ज़ाम है, जो मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम है, उसमें काफ़ी पूछे जाने की चांसेस हैं, बिकॉज लद्दाख सिक्किम इन सारी रीजन्स में सोवा रिक्पा को इंक्लूड किया जा सकता है। In which year was the Department of Indian System of Medicine and Homeopathy officially renamed as Ministry of Ayush? In which year specifically? जिसे रीनेम कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम से। It's a very important question and very interesting question as well from this topic of आयुष, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर पूछा है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स जितने भी मेडिकल के हैं निकाल के पढ़ना उसे। दिस इज माई सजेशन टू यू ऑल। So the right answer will be 2014 year, okay? November 9, 2014. The department was upgraded to full-fledged ministry to provide the focused attention to traditional healthcare system. तो 2014 के बाद से ही आयुष को स्पेसिफिकली लाया गया था फुल-फ्लेजेड मिनिस्ट्री के तौर पे। कुछ की फीचर्स हैं रिलेटेड टू योर आयुष स्कीम, आयुष एवोल्यूशन क्या है, और 1995 में, ईयर्स याद रखना है, 1995 में क्रिएट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी।
2003 में रीनेम कर दिया गया इसे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के नाम से। 2010 में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इस फील्ड में। सोवा रिक्पा को लीगली रिकॉग्नाइजेशन मिली थी अंडर द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट के तौर पर, एक्ट में शामिल हो गया था। मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट में 2010 में शामिल हुआ था ये आयुष, एंड देन अपग्रेड कर दिया गया यूनियन मिनिस्ट्री के तौर पे 2014 में। कब आया था ये अपग्रेड, कब हुआ था यूनियन मिनिस्ट्री में? 2014 में, ठीक है। डिटेल्ड डिस्कशन वी हैव डन। नाउ आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फॉर्म द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट हैड, which of the following होगा ये, ठीक है। which of the following Indian scientists had distinction of receiving not only the Nobel Prize but also भारत रत्न। किन्होंने सिर्फ और सिर्फ नोबेल प्राइज ही नहीं बल्कि भारत रत्न को भी जीता था? कौन से ऐसे महानुभाव थे, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा हमें दोनों ही प्राइज जिन्होंने जीता था? नोबेल प्राइज भी जीता है, भारत रत्न भी इन्होंने क्या किया है, विन किया है। कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं वो बताना है। विक्रम साराभाई, बी जेसी बोस, सी सीवी रमन, डी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। वेरी केयरफुल विद दी ऑप्शंस। जेसी बोस तो नहीं होंगे, जहांगीर बाबा भी नहीं होंगे, सीवी रमन ने नोबेल जीता था, ठीक है। वी ऑल नो सीवी रमन ने नोबेल जीता था स्कैटरिंग के ऊपर बेस करके, जो रामन स्कैटरिंग जैसे कहते हैं उसके ऊपर बेस करके उनका जो इन्वेंशन था। तो स्पेसिफिकली सीवी रमन will be the right answer. Remains the only person among the options provided have been honored both Nobel Prize and Bharat Ratna, ठीक है। सर चंद्रशेखर वेंकटा रामन उनका पूरा नाम है। 1930 में इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, अवार्ड किया गया था इन्हें नोबेल प्राइज फिजिक्स के ऊपर, स्पेसिफिकली ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर डिस्कवरी किया था इन्होंने, फेनोमेनन जो कि रेमंड इफेक्ट के नाम से काफ़ी फेमस है। फिर द फर्स्ट एशियन थे, फर्स्ट नॉन वाइट पर्सन थे टू रिसीव ए नोबेल प्राइज इन दी साइंसेस। भारत रत्न कब मिला था? 1954 में सीवी रमन को भारत रत्न मिला था। He was among the first 3 recipients of the India's highest civilian award when it was instituted in 1954 alongside S. Rajagopalachari and S. Radhakrishnan. साउथ के लोग होते ही बहुत इंटेलिजेंट है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सीवी रमन। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम मैंने ऐड किए हैं एंड मेजर कुछ ऑनर्स हैं की कंट्रीब्यूशन है और रिलेटेड नोट है, पढ़ते हैं, देखते हैं एक बार। सीवी रमन नोबेल प्राइज भारत रत्न बोथ 1930 1954, डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओनली साइंटिस्ट इन द लिस्ट रिसीव बोथ टॉप ऑनर्स। होमी जे भाभा एडम्स प्राइज, भारत पद्म भूषण। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, नॉमिनेटेड हुए थे नोबेल प्राइज के लिए। विक्रम साराभाई पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, इसरो के फाउंडर हैं ये। हु इज द फाउंडर ऑफ इसरो? विक्रम साराभाई। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, established the physical research laboratory PRL। जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, नाइटहुड, इंडियन एम्पायर, कॉम ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर, रेडियो साइंस के ऊपर इन्होंने अपना रिसर्च किया था एंड प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर भी इनका रिसर्च हमें देखने को मिलता है। डेमोन्स्ट्रेट किया था प्लांट्स हैव फीलिंग्स एंड लाइफ, की जीवन है, किसका? प्लांट्स का भी जीवन होता है या फिर वो भी जीवित होते हैं, उनमें भी प्राण है, ये बताया था इन्होंने जेसी बोस। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट योर review, or we can say the part which we have to cover. कुछ यहाँ पे
स्पेसिफिकली मैंने कुछ नाम ही ऐड किए हैं, कौन से डोमेन से हैं ये हमें पता चलेगा। सीवी रमन फिजिक्स से हैं, एपीजे अब्दुल कलाम एरोस्पेस इंजीनियरिंग से हैं, श्रीनिवासा रामानुजन मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं। मतलब इनकी जो डोमेन है, जो फील्ड्स हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जगदीश चंद्र बोस, सर जगदीश चंद्र बोस वॉज फिजिक्स, बायोफिजिक्स, बायोलॉजी, बोटानी, टेरिफिक। अच्छा, डॉक्टर होमी जे भाभा न्यूक्लियर फिजिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। विक्रम साराभाई फिजिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। सत्येंद्रनाथ बोस थियोरेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, इन सारी ही फील्ड्स में। डॉक्टर वेंकटरमन रामाकृष्णन बायोलॉजी, आर्यभट्टा मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। अच्छा, प्रशांत चंद्रा महालनोबिस, ये सारे इंडियंस हैं ऑफ कोर्स, इंडियंस साइंटिस्ट्स। प्रशांत चंद्रा महालनोबिस मैथमेटिशियन थे और स्टैटिस्टिशियन थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी कैन याद रखने के लिए काफ़ी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 15 अगस्त। इसे यहाँ से कुछ और इसको मान लो या फिर इसको ओमिट कर दो, बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इट्स अ टाइपो एरर स्पेसिफिकली, सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? 26 नवंबर। जिन्हें पता है, जिन्होंने पॉलिटी में पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब आता है तो उन्हें पता ही होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 26 नवंबर को ही, टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसे 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया था, बस इतना ही किया गया था और कुछ नहीं। एनेक्ट कब किया गया था? 26 जनवरी को, जबकि हम प्रजातंत्र दिवस मनाते हैं, उस डे में क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमारे भारत में बोला गया था, बताया गया था कि आज से हम इसे क्या कर रहे हैं? फॉलो करेंगे इसे, इस डेट से, ठीक है। एनफोर्स्ड हुआ था वो बात, ठीक है। अब हम देखते हैं, क्विक डिटेल पढ़ते हैं, फीचर और डिटेल्स देखो यहाँ पे। डेट ऑफ अडॉप्शन 1949, ईयर यहाँ पे याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर, ठीक है। डेट ऑफ एनफोर्समेंट कब था? 26 जनवरी 1950 सेलिब्रेट करते हैं इसे हम रिपब्लिक डे के तौर पे। फर्स्ट सेलिब्रेट कब हुआ था? 2015 में, 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, द actual constructor, or we can say the chairman or the father, or whatever you say, this man is specifically responsible for the in constitution architect थे ये, इन्हें कहा जाता है चेयरमैन, एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन भी थे। अदर नेम्स, नेशनल लॉ डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली नेशनल लॉ डे, ठीक है। This slide is very very important, this page is very very important, and you cannot skip it. You just have to remember all these facts, and this is so very important, and this is a PYQ. So we cannot just simply just uh, uh, neglect all these facts. So इसको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत सारे स्टार्स लगा लीजिए अपने नोट्स में। The book Long Walk to Freedom is written by whom? महात्मा गांधी, नेल्सन मैंडेला, मार्टिन लूथर किंग, या फिर जॉन F Kennedy? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज रिटन बाय, क्या लगता है, क्या ये महात्मा गांधी है, नेल्सन मैंडेला है, मार्टिन लूथर है,
केनेडी साहब, किसके द्वारा ये बुक लिखा था? आई एम शोइंग यू द आंसर नाउ। नेल्सन मैंडेला के द्वारा स्पेसिफिकली लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा गया था। इट्स अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मैंडेला, ठीक है। इस लेजेंडरी एंटी अपार्थाइड revolutionary and first black president of South Africa. Nelson Mandela was the first black president of South Africa. Publish कब हुआ था? This book was published in 1994. First 1994 में ये book publish हुआ था। His life journey from his childhood, फिर एजुकेशन, 27 years old में उन्होंने प्रिजन ले लिया था रॉबिन आइलैंड में जाके, एंड हिज इवेंचुअल रोल लीडिंग साउथ अफ्रीका को उन्होंने किस प्रकार एक डेमोक्रेसी की तरफ लेकर गए थे, ये सारा यहाँ पर हमें इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलेगा। दिस एवरग्रीन बुक मल्टीरेशियल जो डेमोक्रेसी है उसको पाने के लिए नेल्सन मैंडेला का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पे पढ़ने को मिलेगा। अब हम कुछ डिटेल्स को यहाँ पे कवर करेंगे। नेल्सन मैंडेला ऑथर थे, ऑटोबायोग्राफी है ये। की थीम्स क्या था? फ्रीडम, रेजिलियंस एंड रिकंसिलिएशन, अपार्थाइड। नोटेबल इवेंट्स कौन कौन क्या थे? He began writing the manuscript in the secret while in prison. उन्होंने इसे लिखना स्टार्ट किया था सीक्रेटली प्रिजन में रहते हुए 1974 में, ठीक है। ये भी एक इंफॉर्मेशन है। 1974 में उन्होंने he began writing the manuscript और दी ढांचा उन्होंने स्ट्रक्चराइज करने की कोशिश की, और फिर उन्होंने लास्ट में जाके क्या किया, एक बुक के तौर पे इसे सबके सामने लाया था। Which of the following is the autobiography? Which among the following is the autobiography of महात्मा गांधी? इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है करके आपको लगता है? Wings of Fire, The Book of My Experiments with Truth, Discovery of India, My Truth. Very interestingly and very I am specifically marking this. That doesn't mean that this is the answer. I'm marking this because क्या ये आंसर हो सकता है? I'm asking you people. High probabilities are there. How beautiful this question is, isn't it? ऑटोबायोग्राफी पूछा है महात्मा गांधी जी का। विंग्स ऑफ फायर अगर पता होगा तो आपको पता होगा कि ये महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी नहीं होगा, बिकॉज इट इज ऑफ समथिंग एल्स, समवन एल्स। What is the right answer? The right answer will be B. That means the story of my experiments with truth. ये थी महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम, ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। फाइन, आइए देखते हैं क्या लिखा है। ओरिजिनली ये गुजराती में रिटन था और ये कवर करती है हिज लाइफ अप टू विच ईयर, 1921 तक ये कवर करती है। तो मोस्ट स्पेसिफिकली कलर चेंज करते हैं यहाँ पे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी, covers his life from his childhood, Porbandar, through his time in South Africa until
1921। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हियर। और भी जो बुक्स मेंशन है उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बुक है, ऑटोबायोग्राफी है। It's the missile man of India. He's the missile man of India and focusing on his early life and career in space and missile research. फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन था इनका, स्पेस साइंस में कंट्रीब्यूशन था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का ऑटोबायोग्राफी है, रिटन वाइल ही वाज imprisoned in अहमदनगर फोर्ट in 1942 से 45 तक। provides the deep analysis और the focus of Indian history and philosophy। इंडियन हिस्ट्री एंड फिलोसफी बोथ दी सब्जेक्ट्स में इन्होंने क्या किया था, बताया था, एंड कंट्रीब्यूशन इनका देखने को मिलता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद रखने में आसानी होनी चाहिए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद है माई ट्रूथ, जो कि मैं बात कर रही थी। ये इंदिरा गांधी जी का स्पेसिफिकली ऑटोबायोग्राफी है। दिस इज द कलेक्शन ऑफ इंटरव्यूज एंड रिफ्लेक्शंस विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, नॉट ऑटोबायोग्राफी इन द ट्रेडिशनल सेंस। ये उतना ट्रेडिशनल सेंस में ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बट द कलेक्शन ऑफ इंटरव्यूज, जितने भी इंटरव्यूज इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था उनको एक्यूमुलेट करके उन्हें स्पेसिफिकली पाइल अप करके माई ट्रूथ को बनाया गया था। ठीक है, last and final question of the session, we have already we have come across with all your we have invested our time very well in today's session, and we have discussed so many things in today's session. We have discussed so many fields, so many ways how to clear this exam, and all the best wishes for you all from my side. ऑफ कोर्स आप इन सारी ही इजी क्वेश्चंस को अगर पढ़ के चले जाओगे तो कोई आपको नहीं रोक सकता, बिकॉज टॉपिक्स थोड़े इधर उधर आएंगे, लेकिन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योटो प्रोटोकॉल पूछा है, मॉन्ट्रियल पूछेगा, यूएनएफसीसीसी पूछा है, यूएन यूनाइटेड नेशंस पूछेगा, WWF पूछेगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, एंड देन UNEP से पूछेंगे। क्लाइमेट चेंज जो आपका इकोनॉमी का पार्ट है उससे पूछ सकता है, इकोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंस है उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दीज आर द बॉडीज दैट आर इम्पोर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम जो आपका जो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट इज इम्पोर्टेंट, 2015 पेरिस एग्रीमेंट। एंड पेरिस एग्रीमेंट कहाँ पर हुआ था, कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, ये पूछा जाएगा। सोलर अलायंस इम्पोर्टेंट है। These all are some historical facts and the environmental protocols, policies that are there that you can cover, and at the same time कुछ personalities को आपने देखा, क्वेश्चन में पूछा गया है, कुछ पर्सनालिटीज के ऊपर ध्यान दिया गया है, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, एंड सो मेनी नेल्सन मैंडेला। तो नेल्सन मैंडेला का इंडिया में क्या कनेक्शन है, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। सो दीज ऑल आर दी एसोसिएटेड थिंग्स टू कवर। यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस संतूर प्लेयर। संतूर प्लेयर यहाँ पर कौन है, शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया, रविशंकर जी, या फिर जाकिर हुसैन जो तबला प्लेयर थे, उनका यहाँ बोला जा रहा है। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, संतूर प्लेयर कौन है यहाँ पे, पंडित शिव कुमार शर्मा जी। ए विल बी दी राइट आंसर हियर। ठीक है, शिव कुमार शर्मा वाज दी संतूर प्लेयर। इट्स अ टाइप ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट जो कि यहाँ पे एसोसिएटेड है शिव कुमार शर्मा जी के साथ। डेवलप किया था, यूनिक टेक्निक फॉर प्लेइंग द 100 स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट एक प्रोड्यूस करता है जो इंडियन क्लासिकल मींग को। ठीक है, एक तरीके का, एक प्रकार का स्पेसिफिकली इंडियन क्लासिकल में ये इंक्लूड है।
स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। नाउ पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी या फ्लूट प्ले करने के लिए जाने जाते हैं। वर्ल्ड रिनाउंड मास्टर है ऑफ कोर्स बैम्बू फ्लूट को प्ले करने के लिए माने जाते हैं, परफॉर्म करने के लिए माने जाते हैं। शिव कुमार शर्मा नोन एज शिव हरि। पंडित रविशंकर सितार प्लेयर हैं, क्योंकि हमने देखा था ना लास्ट टाइम कि सितार से पूछा गया था, रविशंकर पंडित रविशंकर पूछा गया था, तो यहाँ से पूछेंगे ही सवाल बिल्कुल पॉजिटिवली। ग्लोबल एम्बेसडर है इंडियन म्यूजिक के, पॉपुलराइज किया था इंडियन म्यूजिक को, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को सितार में वेस्ट में, और काफ़ी फैलाया था, स्प्रेड किया था काफ़ी। कोलैबोरेट किया था इन्होंने बीटल्स विद दी बीटल्स के साथ, जो कि बैंड है एक बहुत ही काफ़ी फेमस इम्पोर्टेंटली। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से रिलेटेड है, इंस्ट्रूमेंट क्या है तबला, जो कि चाइल्ड प्रोडिगी एंड हाल ही में जाकिर हुसैन जी का हमने देखा कि देहांत हुआ है, एंड लास्ट ईयर ही वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस तबला प्लेयर के तौर पे हमने इन्हें देखा है। नोन फॉर हिज लाइटनिंग फास्ट फिंगर वर्क एंड फ्यूजन म्यूजिक में इनका रोल हमें देखने को मिला है एज एन आर्टिस्ट। Fine. So this is all about it. This was all your, related studies materials and related to your exam point of view. जो भी जितनी भी पढ़नी थी चीज़ें वो हमने आज के क्लास में डिस्कस किया, जाना. This is all about it. We'll be meeting in the next session. Till then, hopefully, all the very best to you all. Thank you so much. Take care. Bye.